अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नॉवल डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है क्रैकिंग इंडिया। इसका एक और नाम है विच इज़ आइस कैंडी मैन, जिसको लिखने वाली हैं पेप्सी सिद्धवा। ये नॉवल बेसिकली पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, जो कि 1947 में हुई थी, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान दो सेपरेट स्टेट्स बन गए थे। तो अब तक हम लोग इस नॉवल के ऊपर राउंड अबाउट 4 लेक्चर्स बना चुके हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने इस नॉवल का जो डिटेल इंट्रोडक्शन है वो कवर कर लिया। एंड देन सेकंड लेक्चर से ऑनवर्ड हम लोग इस नॉवल की समरी डिस्कस कर रहे हैं, समरी विद क्रिटिकल एनालिसिस। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो लेक्चर्स लास्ट में सुन लें, क्योंकि उन लेक्चर्स को सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा और इस नॉवल के ऊपर आपकी ग्रिप भी हो जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लिंक पर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड समरी को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक अपनी समरी को कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो शांता थी, शांता मीन्स आया, आया का रियल नेम शांता है। तो जो शांता थी उसने आइस कैंडी मैन को जूता मार के भगा दिया था, ठीक है। आइस कैंडी मैन वहाँ से भाग गया था। आज देखेंगे उसके बाद की स्टोरी के आगे क्या होता है। आगे चैप्टर नंबर 5 से समरी शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली होता ये है कि लेनी और उसकी फैमिली बेसिकली मरी हिल्स पे गए हुए हैं, जहाँ पे लेनी बताती कि टेम्परेचर जो था वो बड़ा कूलर था, ठीक है। ये गए कहाँ से हैं? लाहौर से। कहाँ गए हैं? मरी में। कहते वहाँ टेम्परेचर कूलर था और आदि जो था वो टॉल पॉनी के ऊपर राइड कर रहा था, जबकि लेनी जो थी वो एक डोंकी के ऊपर राइड करना चाह रही थी। अब ये जो ईयर है ये 1944 का ईयर है, जिस ड्यूरेशन में ये लोग मरी में हैं। तो उसी ड्यूरेशन में लेनी बताती है कि ये रेडियो पे एक न्यूज़ सुनते हैं। वो न्यूज़ होती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और जब ये न्यूज़ सुनते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो स्क्रीम करना शुरू कर देते हैं, वी हैव वॉन, विक्ट्री, द वॉर इज़ ओवर। जब ये न्यूज़ आती है तो लेनी बताती है कि उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, हर कोई बहुत खुश था। कहती उस टाइम पे लेनी विश करी थी कि जापानीज जीत चुके हों इस वॉर को, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने प्लान किया था। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 याद हो तो वहाँ पे आइस कैंडी मैन ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए लेनी को, आया को एक स्टोरी सुनाई थी, मतलब एक बात बताई थी। वो बात ये थी, कहते सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो जापानीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो ये इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि जो अंग्रेज़ हैं उनको इंडिया से बाहर भेज दिया जाए, ठीक है। आपको याद है वाली बात जो आइस कैंडी मैन ने बताई थी चैप्टर नंबर 4 में। तो लेनी यही चाहती थी, कहती कि मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो वॉर हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने प्लान किया था कि वो जापानीज़ के साथ मिलकर इंडिया को फ्री करेंगे वाइट मैन से, वो जीत चुके हों, मीन्स जापानीज़ जीत चुके हों ये वॉर। इन एडिशन मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी ना वो 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में ये एंड हुई थी, ठीक है। यहाँ पे 1944 का जिक्र क्यों किया गया है? वो इसलिए क्योंकि ये जो वॉर थी ये एक लोकेशन पे नहीं हो रही थी, ये मल्टीपल लोकेशन पे हो रही थी, डिफरेंट प्लेसेस पे हो रही थी। ये बहुत बड़ी वॉर थी। ये बेसिकली यूरोप में, पैसिफिक में, अल्टानिक में, इंडियन ओशन में, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, मिडल ईस्ट, मेडिटेरियन, मतलब सो ऑन, बहुत ज़्यादा प्लेसेस पे ये वाली वॉर जीती जा रही थी, सॉरी खेली जा रही थी। और इस वॉर में जर्मनी को एक ग्रेट लॉस फेस करना पड़ा था। और ये वॉर मैंने बताया जैसे कि 1945 में एंड हुई थी, लेकिन कुछ एरियाज़ में ये 1944 में इसी ड्यूरेशन में एंड हो चुकी हुई थी। 1945 में ये वॉर मुकम्मल तौर पे एंड हो गई थी, ठीक है। तो एनी हाउ इसलिए यहाँ पे 1944 का जिक्र किया हुआ है। और उसके बाद क्या कहा गया? वी हैव वॉन, विक्ट्री, द वॉर इज़ ओवर। कहते हर कोई, इसके पेरेंट्स और ये सब कोई ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश थे। इवन की लेनी खुद भी कहती है, आई एम स्वेप्ट बाय अ सेंस ऑफ रिलीफ सो अनबर्निंग दैट आई रियलाइज आई वॉज बॉर्न विद एन अवेयरनेस ऑफ द वॉर एंड आई रिकॉल द डिम फॉर अवे fear of bombs that tinged with bitterness my mother's milk। ठीक है, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे बताया गया कि जब वॉर ओवर हुई थी तो लोगों की फीलिंग्स कैसी थी।
और इसके बाद लोगों के ओपिनियन, क्योंकि हमारे पास थीम है पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स, ठीक है। तो उस पॉलिटिक्स के ऊपर जो लोगों के पर्सनल ओपिनियन है वो क्या चल रहे हैं, हम उसके अंदर भी कोट कर सकते हैं। या लोगों की डेली डिस्कशन है, वो डिस्कशन किसके अबाउट है, पॉलिटिक्स के अबाउट है, ठीक है। तो उसमें भी कोटेशन ऐड कर सकते हैं। कहते इस न्यूज़ के बाद जो इनकी फैमिली थी वो क्विकली वापस आ गई लाहौर में, और जहाँ पे लाहौर का वेदर 116 फ़ारेनहाइट, ठीक है, इतना टेम्परेचर था। कहते हैं अब हुआ क्या, जो सिटी के रहने वाले पारसीज थे वो सब के सब ना एक प्रेयर के लिए जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे, प्रेयर के लिए। क्यों, टू सेलिब्रेट द ब्रिटिश विक्ट्री, जो ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी उस ब्रिटिश विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। अब ये ब्रिटिश के जीतने पे इतना खुश क्यों थे, क्योंकि बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही थी उस टाइम पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। क्यों, जो ब्रिटिश थे उन्होंने कॉलोनियलिज्म काम किया हुआ था उसी ड्यूरेशन में, आके कॉलोनियल पावर काम की हुई थी उसी ड्यूरेशन में इंडिया के अंदर, उनको कॉलोनाइज किया हुआ था। और ऑन द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पे, फोर्स पे क्या कर रहे थे वो, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको भी अपने साथ पार्टी के अंदर, मतलब इस वर्ल्ड वॉर के अंदर लेके जा रहे थे, जिस बेस पे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा था। और वो विश क्या करते थे कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस गेन कर ले और जो ये वाइट मैन है वो यहाँ से चले जाए। इसीलिए क्योंकि अब ब्रिटिश जीत गया, ब्रिटिश के जीतने पे जो फर्दर इंडियन सोल्जर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। दैट इज़ वाई दे वर हैप्पी, ये खुश थे। और इसीलिए अब ये ब्रिटिश की जो विक्ट्री है उसकी सेलिब्रेशन के लिए सब इकट्ठे हुए हैं फॉर द सेक ऑफ प्रेयर। इकट्ठे कौन हुए हैं, सिटी के अंदर जितने भी पार्सीज रहते हैं वो सब। और यहाँ पे हमारे पास रिलीजन का थीम भी आ रहा है। लेनी बताती है जितनी भी फैमिली थी वो सब के सब फायर टेम्पल की तरफ जाते हैं, एक मंदिर की तरफ जाते हैं, टोंगा पे बैठ के। टोंगा बेसिकली तांगा, ठीक है, जिसके ऊपर आगे घोड़ा लगा होता है। इसको उसने एक और नाम दिया, कहती है हॉर्स लेड कैरेज। और उसके बाद बताती है लेनी कि जब हम सारे तांगा पे बैठे हुए थे, जा रहे थे, उस टाइम पे जो तांगा था वो उल्ट गया, ठीक है, सब गिर गए। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि इवेंचुअली वो टेम्पल में पहुंच गए थे। जब टेम्पल में वो पहुंचे वहाँ पे प्रीस्ट भी इकट्ठे हुए थे, फायर के इर्द गिर्द चैंटिंग कर रहे थे। और लेनी बताती है ये जो रिचुअल चल रहा था, दिस इज़ 1000 year old रिचुअल, ये हज़ारों साल पुराना रिचुअल था। इसके बाद लेनी बताती है कि इस रिचुअल के अंदर कॉलोनियल ब्रोचा भी आए हुए थे, और गॉड मदर भी थी, स्लेव सिस्टर भी थी, इलेक्ट्रिक आंट भी थी, इसका कज़न भी था, एक आदमी जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग करता था, उसका नाम मिस्टर बैंक वाला कहा गया है, वो भी था। कहते उसकी जोली वाइफ भी थी जिसका नाम एक पर्सन जिसका नाम मैनिक मोदी था, वो बेसिकली गॉड मदर का ब्रदर इन लॉ, वो भी इस रिचुअल के अंदर मौजूद था। और जितने भी लोग थे सब के सब क्या हुआ कि एक रूम में मूव करके फॉर द सेक ऑफ स्पीचेस, वहाँ पे तकरीर होनी थी, स्पीच होनी थी। सबसे पहले कॉलोनियल ब्रोचा वो आते हैं माइक्रोफोन के आगे, और उसके बाद वो गांधी जी की सेइंग को कोट करते हैं। कहते हैं दैट इंडियन शुड ओनली बाय सॉल्ट टेकन फ्रॉम द इंडियन ओशन, कि जो इंडिया के समुंदर से सॉल्ट लिया गया है इंडियंस को वही यूज़ करना चाहिए, वही खरीदना चाहिए। और फर्दर वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सॉल्ट के ऊपर बहुत ही अनफेयरली टैक्स ले रही है, इसलिए उनको चाहिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सॉल्ट दे रही है इतना ज़्यादा टैक्स लेते हुए, तो उनको इसको बायकॉट करना चाहिए। और जब कॉलोनियल ब्रोचा यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में जो वहाँ पे बैठी पब्लिक होती है वो बेसिकली गांधी जी को क्रिटिसाइज़ कर रही होती है इन नेगेटिव वे। कहते ये जो था ना, गांधी जी बेसिकली फेमस होना चाहता था इसलिए वो जेल में गया, सोन, मतलब इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की डिस्कशन हो रही होती है यहाँ पे गांधी जी के अबाउट। तो उस टाइम पे जो कॉलोनियल ब्रोचा होते हैं वो कहते हैं कि वो जेल गए हैं किस लिए, पॉलिटिकल ग्लोरी के लिए, ठीक है, मतलब बेसिकली वो पॉलिटिकल ग्लोरी के लिए तो जेल गए हैं, एक इशू हो सकता है, लेकिन रियल इशू क्या है, वो रियल इशू ये है कि होम रूल क्या चीज़ है मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन ये पॉइंट आपने ध्यान से सुनना है कि लोग कह रहे थे कि गांधी जी खुद को सुपीरियर रैंक पे लाना चाहते थे, पॉलिटिकल ग्लोरी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सब बातें की और बातें करके खुद जेल में चले गए, ठीक है, उनको इम्प्रिजन कर लिया गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड कॉलोनियल क्या कह रहा है कि हाँ, नो डाउट
कि ये जेल में जाना किसी एक पर्सन को पॉलिटिकल ग्लोरी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन जो रियल इशू है जिसकी वजह से वो जेल में गए, दैट इज़ होम रूल। वो होम रूल का इशू है, जिसमें मतलब क्या है कि जो इंडियंस हैं वो खुद के ऊपर रूल करें rather देन बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी बनने की बजाय वो खुद के ऊपर रूल करें। तो एनी हाउ जब ये बात करें तो कहते हैं कि वो किस लिए गए हैं, होम रूल के लिए, कि इंडिया खुद के ऊपर रूल करे rather देन ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इशू जो है वो रियल स्ट्रगल फॉर पावर है। कहते हैं उसके बाद क्या होगा, कहते हैं अगर इंडिया जो इंडियन कंट्री है वो क्या हो जाएगी, अगर वो होम रूल में आ जाती है, यानी कि उसके अंदर जो इंडियन कंट्री है, इंडियन कंट्री के जो लोग हैं खुद के ऊपर रूल करते हैं, ब्रिटिश कॉलोनी से फ्री हो जाते हैं, तो हु इज़ गोइंग टू हैव पावर इन द कंट्री, पावर किसके पास होगी। फिर कहते हैं पावर के लिए वहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम्स एंड सिख्स ये सब के सब लड़ेंगे। फिर इसीलिए पारसीज को चाहिए कि वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व ना हो, यानी कि जो पार्टीशन का केस चलेगा वो इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, वो इस ट्रबल से दूर ही रहें। लेकिन इस ड्यूरेशन में एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर मोदी, वो कहते हैं कि हम इसके अंदर अनइन्वॉल्व रहे तो इसका मतलब क्या है कि हम ट्रेटर कहलाएंगे, हम गद्दार कहलाएंगे। लेकिन क्लोनर कहता है कि नहीं, नो वन नोज विच वे द विंड विल ब्लो। कोई नहीं जानता कि हवा किस तरफ चलने वाली है, कोई नहीं जानता कि कौन इन पावर में आने वाला है, फिर किसके साथ क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लोनल है वो इन सब पारसीज कम्युनिटी को अवेयर कर रहा है कि आप पार्टीशन के मैटर के अंदर इंडल्ज ना हो, आप न्यूट्रल रहें। आप न्यूट्रल रहेंगे तो कोई भी सिख, कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम आपको कुछ नहीं कहेगा। और फर्दरमोर हमने देखा यहाँ पे एक सेरेमनी हो रही है जो कि 1000 ईयर ओल्ड सेरेमनी है। कौन सा रिचुअल चल रहा है कि टेम्पल के अंदर फायर चलाई गई, इसके राउंड जो है वो टेम्पल के वो प्रीस्ट जो है वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिस बेस पे जो पारसी कम्युनिटी है उनके रिलीजन के बारे में हमें पता लग रहा है। पारसी जो रिलीजन है बेसिकली उनका ज़ोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन है। ठीक है, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, मैंने अभी स्क्रीन पे नेम लिखे हैं, स्पेलिंग लिखे हैं उसके। और इनके मज़हब में क्या होता है कि फायर इन द टेम्पल, इसका मतलब ये होता है अहोरा मज़दा। अहोरा मज़दा कौन है, बेसिकली इनके नज़दीक लॉर्ड ऑफ विजडम है, कि वो लॉर्ड जिसने इस क्रिएटर को बनाया है और हाईएस्ट डिटी है इन द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, जैसे हर मज़हब किसी न किसी खुदा को मानता है तो ये इसको अपना खुदा मानते हैं, अहोरा मज़दा। और पारसी मज़हब के नज़दीक यानी कि जो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म है, इनके नज़दीक जो फायर है बेसिकली सिंबल है प्योरिटी का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो राइटर है बैप्सिस हिदवा, वो लेने के थ्रू अपने मज़हब यानी कि रिलीजन के थीम को भी हाईलाइट कर रही है, पारसीज की थीम को हाईलाइट कर रही है, फर्दर पॉलिटिक्स की थीम को भी हाईलाइट कर रही है। पारसी का थीम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं इसी चैप्टर के अंदर जो क्लोनल है वो हम लोग को एक स्टोरी बताएंगे कि पारसी कैसे पर्शिया से निकाले गए थे, फिर कैसे वो इंडिया में आए। वो हमें बताते हैं कि जो पारसी से बेसिकली 1300 ईयर्स बिफोर पर्शिया से किक्ड आउट किए गए थे, उसके बाद सेल करके ये इंडिया में आए थे, और जब ये इंडिया में आए थे इनको आने की परमिशन नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद इनकी मुलाकात ग्रैंड वज़ीर से हुई थी। फिर ग्रैंड वज़ीर जो अपने हाथ के अंदर अपने हाथ में एक ग्लास लेके आया था, अ ग्लास मिल्क ऑफ फिल्ड टू ब्रिम। तो उसने जो ग्लास पकड़ा था ना दूध का, अ ग्लास ऑफ मिल्क फिल्ड टू द ब्रिम, यानी कि जो पूरा भरा हुआ ग्लास था। तो उसका मतलब ये था कि जो मेरा लैंड है ना, माई लैंड इज़ फुल ऑफ प्रोस्पेरियस एंड वी डू नॉट वांट आउटसाइडर्स विद अ डिफरेंट रिलीजन एंड एलियन वेज टू डिस्टर्ब द हार्मनी। यहाँ पे यही बात जो मैं आपको स्टार्टिंग में जब मैंने पारसी का इंट्रोडक्शन दिया था, ये वही बात बताई गई कि मेरा लैंड जो फुल है, हमें किसी भी किस्म के जो आउटसाइडर है वो यहाँ पे नहीं चाहिए। तो वहाँ पे एक पारसी उठा था, कहता उसने फिर एक शुगर लिया था, मतलब टीस्पून लिया था शुगर का, दूध के अंदर डाला था, उसको मिक्स किया था, और वहाँ पे क्या हुआ, जो चीनी अब्जॉर्ब हो गई मिल्क के अंदर और उसने मिल्क के अंदर स्वीटनेस प्रोवाइड की। तो पारसीस ने कहा था यही रोल जो है ना ये पारसीस का होगा, कि पारसीस जो है आपकी कंट्री के अंदर आएंगे और जैसे ये दूध के अंदर चीनी अब्जॉर्ब हो गई है वैसे ही वो आपकी कंट्री के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे दूध के अंदर चीनी ने स्वीटनेस प्रोवाइड की, वैसे ही ये पारसीस आपकी कंट्री के अंदर आके स्वीटनेस प्रोवाइड करेंगे। तो क्लोनल ने बताई ये स्टोरी, कहते इस तरह से जो पारसी कम्युनिटी थी वो इंडिया के अंदर एंटर हुई थी, और बताया कि पारसीज जो है उनकी क्लेवरनेस कैसे की है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पारसी कम्युनिटी के बारे में नॉलेज आ रहा है। तो थीम ऑफ पारसीज ये भी इम्पोर्टेंट है इस नॉवल का, क्योंकि बैप्सिस हिदवा ने इसके अंदर अपने रिलीजन को, अपनी कम्युनिटी को बताने की कोशिश की है, लोगों के सामने लाने की कोशिश की है।
क्योंकि इस कंट्री के अंदर जो पार्सीज हैं वो बहुत ही कम तादाद में हैं। इस डिस्कशन के अबाउट जितनी भी कोटेशंस थी वो मैंने स्क्रीन पे आपके सामने मेंशन की हुई हैं, आप देख लीजिएगा। अब पर्शिया यहाँ पे बात की गई है। मॉडर्न डे में पर्शिया का नाम ईरान है, और यहाँ पे ये पर्शिया से मूव करके इंडिया में आए थे ना, तो प्रीवियस अगर हम उस टाइम की बात की जाए तो उस टाइम पे जो इंडिया का नाम वो गुजरात था। और जब ये डिस्कशन होती है यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है, चैप्टर 5। लेकिन इस पर हम देखते हैं बात की गई है वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई है, तो अब ये जो पावर है इंडिया की किसके बारे में पास आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे 2 बड़ी रिलीजन थे, हिंदूज़ का और मुस्लिम्स का, और इनके अलावा जो था वो सिख था। ये 3 रिलीजन जो चल रहे थे वो बड़े थे, लेकिन जो पारसी थे वो माइनॉरिटी रैंक रखते थे। इसलिए पारसी जो थे कहते हैं कि हम जो है ना बीच के अपने इसके अंदर अपना कोई भी हाथ नहीं देंगे, अपना कोई भी किरदार नहीं देंगे। और इवन के इनमें से एक पारसी ये भी कहता है कि कोई भी रूल कर ले, हिंदू कर ले, मुस्लिम कर ले, सिख कर ले, क्रिश्चियन कर ले, कोई भी रूल कर ले, हम लोग जो है हमारा काम क्या है, हम उनका हुक्म मानेंगे जिनके अंडर ये लैंड आ जाएगा। तो ये चैप्टर टोटली बेस कर रहा है रिलीजन की डिस्कशन के ऊपर और पॉलिटिक्स की डिस्कशन के ऊपर। इसके अलावा हम देखते हैं जब ये डिस्कशन चल रही थी उनमें से कई कम्युनिटी यानी कि जो बेसिकली बैठी कौन है, पारसी कम्युनिटी है। तो पारसी कम्युनिटी कभी क्रिटिसाइज़ कर रही है मुस्लिम को उनकी 4 मैरिजेस के बारे में बात करते हुए, कभी इंडियंस को उनके फूड के बारे में बात करते हुए, ठीक है। और इनकी डिस्कशन से रेसिज्म का एलिमेंट जो सामने आ रहा है हमारे, इवन के मजाक करते कहते हैं कि जब पारसी इंडिया में आए थे तो उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था ना, कहता मजाक करते कि अगर वो इंग्लिश यहाँ पे किंग होल्डर होता, ठीक है, अगर यहाँ पे जो इंग्लिश किंग का रूलिंगशिप चल रही होती और इंग्लिश किंग ने अपने हाथ में दूध का गिलास पकड़ा होता, तो वो कहते कि देयर इज़ नो वे दे विल एक्सेप्ट ब्राउन स्वीटनेस, ठीक है। ब्राउन मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है अदर देन वाइट की, ठीक है, जो वाइट नहीं है, वाइट मीन्स जो कि अंग्रेज़ नहीं है। यहाँ से अगेन रेसिज्म का एलिमेंट हमारे पास आ रहा है। तो इस नोवेल में हम लोग रेसिज्म भी देख रहे हैं। रेसिज्म कहाँ कहाँ आएगा, जब मुस्लिम हिंदू को, हिंदू मुस्लिम को, सिख हिंदू को और सिख मुस्लिम को और पारसी बाकी सबको क्या कर रहे हैं, उनके रिलीजन की बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, हाईलाइट कर रहे हैं। तो थ्रू एंड थ्रू हम लोग इस नॉवल में रेसिज्म भी देखेंगे। और पारसी कम्युनिटी मैंने बता दिया, ये भी इम्पोर्टेंट थीम है, रिलीजन का थीम इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिक्स का थीम इम्पोर्टेंट है। अब तक चैप्टर 5 के अंदर हम लोगों ने ये सब कुछ देखा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 में क्या होता है, आया जो है वो लेनी को नहला रही होती है कि इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, वो सारी की सारी भीग जाती है, उसके जो टांग थी उस पर चोट आ जाती है। उसके बाद जो लेनी की मदर है वो आती है और आके आया की लेग का मसाज करती हैं। सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लें कि बेसिकली आया लेनी को नहला रही होती है और इस ड्यूरेशन में आया से लेनी गिर जाती है, ठीक है। आया की लेग्स इंजर्ड होती है, सॉरी लेनी की लेग इंजर्ड होती है, क्योंकि लेनी जो है ऑलरेडी उसको पोलियो है, उसकी टांग का ऑपरेशन चल रहा होता है, कभी कुछ मतलब कभी उसकी टांग के ऊपर कास्टिंग होती है, कभी वो कास्ट रिमूव किया जाता है, सो ऑन। तो आया से नहलाते हुए लेनी गिर जाती है, लेनी की लेग इंजर्ड होती है, आया फ़ौरन से लेनी को उठा के लेके जाती है बेड पे। तो उस ड्यूरेशन पे आया सारी भीग जाती है और आया लेनी की मदर को बुलाती है और मदर जब आती है आके लेनी की लेग का मसाज शुरू करती है। तो बेसिकली यहाँ पे मदरलीनेस का थीम को हाईलाइट किया है पेप्सी सिल्वा ने, ठीक है, कि जो मदर है लेनी का ख्याल रख रही है। इसके अलावा लेनी बताती है कि जो मदर है इसकी लेग का मसाज कब से कर रही है, जब इनकी टेम्पल फायर रिचुअल था उस ड्यूरेशन पे कॉलोनियल प्रोचा ने लेनी का फुट फायर के अंदर पुट किया था ताकि इसकी जो लेग है वो जल्दी ठीक हो जाए। कहते तब से मेरी मदर जो है मेरी लेग का मसाज कर रही हैं। कहते इस टाइम पे जब मेरी मदर आई थी उन्होंने वाइट स्कार्फ अपने सर के ऊपर लिया हुआ था, वो प्रेयर करके आई थी, प्रेयर सर्विस करके आई थी। जब मेरी माँ मेरे पास बैठी थी तो मैं उनके फेशियल फीचर्स को देख रही थी, वो बहुत ब्यूटीफुल और कोल्ड सेम टाइम पे दिख रही थी। लेनी कहती मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अपनी माँ को देख के, बिकॉज शी इज़ ओवरवेल्म्ड बाय द मदरलीनेस ऑफ हर मदर। इसके अलावा लेनी कहती मुझे हर टाइम अपनी मदर की मदरलीनेस की क्रेविंग रहती थी, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होती थी। क्यों? बिकॉज इट गेट्स टर्न ऑन एंड ऑफ। कभी वो मेरे पास होती थी, कभी वो मेरे पास नहीं होती थी। जो वो माँ की मोहब्बत कभी मुझे दिया करती थी, सेम टाइम पे वही मोहब्बत दूसरों को भी दिया करती थी। और लेनी कहती थी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मैं चाहती थी कि मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरे भाई को मोहब्बत करे बस।
तो यहाँ हमारे पास फेमिनिज्म भी आ जाता है। किस तरह से जो लेनी की मदर है, शी इज़ अ हेल्पिंग लेडी, जो कि हेल्प करती हैं दूसरे लोगों की। ठीक है, जितने भी लोग बीमार होते हैं, जो लाइक हमने देखा पीछे पप्पू थी, पप्पू को उसकी माँ ने मारा तो वहाँ पे वो पप्पू का ख्याल रखने के लिए गई। आया है तो आया की ये हेल्प करती है। मतलब थ्रू एंड थ्रू स्टोरी के अंदर जो इसकी मदर है वो एक हेल्पिंग लेडी दिखाई गई हुई है। सेम ऐसे हम गॉड मदर का कैरेक्टर भी देखेंगे कि गॉड मदर है वो भी एक हेल्पिंग लेडी दिखाई गई है। तो नॉवल के अंदर फेमिनिज्म एक डोमिनेंट थीम है। इसके अलावा हमने देखा कि जब आइस कैंडी मैन ने प्रीवियस चैप्टर 4 जब हम देख रहे थे, आया को तंग करने की कोशिश की तो आया ने उसे चप्पल से मार के भगा दिया। ये भी क्या है, ये भी एक फेमिनिज्म की एग्जाम्पल है। एनी हाउ, अपनी मदर की डिस्क्रिप्शन के बाद लेनी बताती है अपने नेबर्स शंकर्स के बारे में। कहती है इनके नेबर्स में एक फैमिली है जो कि शंकर्स है उनका नाम, उसकी वाइफ का नाम हस्बैंड की गीता है। ये न्यूली मैरिड कपल है और इनके बारे में जब ये बात करती है तो इनके बारे में बात करते हुए अगेन यहाँ पे लेनी सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी के थीम को हाईलाइट कर रही है। फिर लेनी बताती है कि जो गीता थी वो हीर रांझा की कहानी सुनाया करती थी। ऑन द अदर हैंड जो लेनी है वो आया के पास गार्डन में आके उसे सोनी एंड माहीवाल की स्टोरी सुना करती थी। यहाँ पे वो पंजाबी फोकटेल के थीम को हाईलाइट कर रही है। और इसके अलावा वो सोनी और माहीवाल की कहानी सुनाती है तो बताती है कि आया ने बताया था कि ये जो कपल था एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, काफ़ी पसंद करता था दोनों एक दूसरे को, लेकिन इनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त दुश्मन थी। इसलिए सोनी और माहीवाल को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि जो दोनों लवर्स थे सोनी और माहीवाल, इनके गाँव के दरमियान में एक रिवर था, दरिया था। तो सोनी डिसाइड करती है कि वो माहीवाल के पास ना इस रिवर से गुजरते हुए जाएगी। वो क्या करती है, एक बफलो के ऊपर बैठती है और बफलो पे बैठ के अपने लवर के पास यानी कि माहीवाल के पास आने की कोशिश करती है। तो सोनी दरिया से होते हुए एक बफलो के ऊपर बैठ के माहीवाल के पास पहुंचती है। तो उस टाइम पे माहीवाल बड़ा अपसेट फील करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता और सारी मार्केट्स भी बंद होती हैं। और फिर माहीवाल जो है क्या करता है, अपनी थाई का एक हिस्सा गोश्त का काटता है और काट के उसका बारबेक्यू बनाता है, कबाब बना के वो देता है सोनी को। और इसके बाद बताया गया स्टोरी के अंदर कि वो इसे खाती है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, दोनों की डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, डेथ, थीम ऑफ डेथ हमारे पास आ गया। इसके अलावा ये जो एक लव स्टोरी थी हमारे पास ये भी आ गई थी। फर्दर मोर स्टोरी विद इन स्टोरी की टेक्निक यूज़ की है राइटर ने इस नॉवल के अंदर। इस सीन के बाद स्टोरी शिफ्ट होती है सर्वेंट्स यार्ड में। लेनी बताती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि सर्वेंट्स यार्ड के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। जो गार्डनर हरी था, हरी को यूसुफ तंग कर रहा था, जो कि एक और जॉब मैन था वहाँ पे, और इमामदीन वहाँ पे कुक था, स्वीपर मोती था, इवन के जो मोती की डॉटर थी पप्पू वो भी, ये सब के कर रहे थे, तंग कर रहे थे किसको, हरी को। ये सब मिलके हरी की धोती खींचने की कोशिश कर रहे थे। इसी ड्यूरेशन में मच्चू आ जाती है। मच्चू बेसिकली पप्पू की माँ है। आके पप्पू को उसके बालों से पकड़ लेती है और उसको लेजी, स्लट, इस तरह के उसके लिए वर्ड यूज़ करती है। पप्पू को उसके बालों से खींच के लेके जाती है, ज़मीन पे फेंक देती है, उसको पानी पिलाती है, ज़बरदस्ती पानी देती है। तो पप्पू वो पानी पी के अपनी माँ के मुँह के ऊपर सारा पानी फेंक देती है और वो पानी फेंक के पप्पू भाग जाती है। जब पप्पू भाग रही होती है तो उसकी माँ को मज़ीद गुस्सा आता है और वो उसके पीछे पीछे जाती है। और मच्चू जो है वो सही से चल नहीं पाती, जैसे कि लेनी चलती है बिल्कुल वैसे ही मच्चू चल रही होती है। और फर्दर स्टोरी में बताया जाता है कि जो मच्चू होती है बेसिकली अपनी डॉटर के साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट रखती है। कभी उसको मारती है, कभी उसकी पिटाई करती है, उसके बालों से खींचती है, बड़ा जुल्म करती है। और लेनी कहती है मुझे इस चीज़ को देख के बड़ा ही दुख होता है कि ये एक माँ हो कि कैसे अपनी बेटी के ऊपर जुल्म करती है, कैसे अपनी बेटी को मारती है, कितनी क्रूअल है ये। तो एनी हाउ यहाँ पे लेनी पप्पू और मुच्चू के थ्रू हमारे पास फेमिनिज्म का थीम लेके आती है। कहती है, लेनी खुद कहती पप्पू जो है ना दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी, ये एक स्ट्रॉन्ग थी, एक हाई स्पिरिट लड़ी थी, बेबी थी, और इसकी बॉडी को तोड़ना एक इजी टास्क नहीं था। क्यों? इसने इतनी मार खाई, स्टिल शी इज स्ट्रॉन्ग वन। जैसे कि कोटेशन है, शी इज स्ट्रॉन्ग एंड हाई स्पिरिटेड एंड इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक हर बॉडी। तो यहाँ पे इसके थ्रू फेमिनिज्म दिखाया गया, लेकिन लेटर ऑन हम देखेंगे कि जो इसकी फैमिली है वो भी इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी को कैसे तोड़ देगी।
ठीक है, वो इसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। मतलब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन एग्जिस्ट कर रही है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हम लेटर चैप्टर में देखेंगे कैसे पप्पू को तोड़ दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड हमने इसके अंदर कंट्रास्ट देखा मच्चू का, जो कि एक मदर है, और इसके अलावा लैनी की मदर का। ठीक है, लैनी की मदर कैसी है, मदरलीनेस एटीट्यूड रखती है। ऑन द अदर हैंड जो मच्चू है वो मदरलीनेस एटीट्यूड नहीं रखती। लैनी की जो मदर है वो अपने बच्चे की टांग के ऊपर मसाज कर रही है। ऑन द अदर हैंड ये अपने बच्ची को मार रही है। लैनी अपनी मदर के लिए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मदर हमेशा मेरे पास रहे, मुझे मेरे भाई को प्यार करती रहे, किसी और को टाइम ना दे। ऑन द अदर हैंड लैनी मच्चू के लिए कहती है कि ये कितनी अजीब औरत है। कहती है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हर क्रूएलिटी टू हर ओन डॉटर, कि अपनी बेटी के साथ ये कितना जुल्म करती है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाती। कहती है आई नो दैट सम डे शी विल किल हर, कि एक ना एक दिन जो मच्चू है वो अपनी बेटी को मार ही डालेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो मदर्स का कंट्रास्ट भी आ गया, इसके अलावा फेमिनिज्म का थीम भी आ गया, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हमारा लेक्चर हम करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ हमारी एंडिंग हो रही है पप्पू और मच्चू के रिलेशनशिप के साथ, कि कैसी एक मदर ने ब्रूटल ट्रीटमेंट किया अपनी डॉटर के साथ। यहाँ हमारा जो नॉवल है, मतलब हमारा चैप्टर है, चैप्टर 6 वो एंड हुआ। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम चैप्टर 7 इमाम दिन के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।